अब अगर वहां पर भी देखो, आप डीमार्ट के जो भी लोग काम करते हैं उसको थोड़ा वहां पर ये भी पूछेगा कि जो डीमार्ट में प्रोडक्ट लगाया जाता है उसके हिसाब से भी पैसा लिया जाता है। जितना पैसा दिया उसके ऊपर 30% का प्रॉफिट कमाया। पैसा कितना दिया? 90, तो इसके ऊपर 30% कमाया होगा, तो इसका 30% ऐड करना पड़ेगा। 90 का 10%, 9, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 कितना? ओरिजिनल के बाद में उसके ऊपर मिल गया हमें डिस्काउंट का, और डिस्काउंट मिलने के बाद में आगे उसको सेल किया गया सेलिंग प्राइस, इस ओरिएंटेड था। तो हम लोग कहते हैं यार ओरिजिनल जो होगा वो परसेंटेज में कितना होगा? 100 होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 100 होगा। डिस्काउंट कितने का मिला? 20% का डिस्काउंट मिला। परचेस करते समय उसके बाद में क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। इतनी टर्म्स है। तो अब इसमें ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। 100 रुपीज का प्रोडक्ट होगा। कितने रुपीज में मिला होगा? 3/4। व्हाट इज मीन बाय 3/4? 75 रुपीज में मिला उसको। ये बनाते समय टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय हम लोगों ने कहा, स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, कि जो भी इंसान है जो अगर एक आध प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो प्रोडक्ट बनाते समय उसको एग्जैक्टली क्या बनानी पड़ेगी या क्या डालनी पड़ेगी? फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। अब वो फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जैसे यहां पर आपके सामने एक इमेज है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, फैक्ट्री बनाई गई है, और जाहिर सी बात है फैक्ट्री डालोगे तो पैसा लगेगा। ठीक है, उसमें जो भी इक्विपमेंट आपको लगने चाहिए उसके लिए भी पैसा लगेगा। बाद में लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो वहां पर भी पैसा लग रहा है। मैन्युफैक्चरर जो है, जो लोग भी वो काम कर रहे हैं, उसको भी पैसा सैलरी जा रहा है। और फाइनली आपके सामने एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। और जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा तो उसको इनिशियली कोई ना कोई तो कॉस्ट लगी जाती है। और जो प्रोडक्ट बना फिर वो कॉस्ट जो लगती है उसी को हम लोगों ने एक वर्ड दिया था या नाम रखे थे, उसको इज द ओरिजिनल प्राइस। हाँ, तो ओरिजिनल का मतलब वही हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाते हुए जो खर्चा लगता है उसे कहेंगे ओरिजिनल। अब इसने प्रोडक्ट बना दिया। अब वो खुद बहुत सार बार यही हुआ है कि खुद पर्सन तो उसको सेल नहीं करता, बाद में सेल करने लगते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल हम लोग डीमार्ट का ही ले लेते हैं। डीमार्ट में सबसे पहले खुद का कोई भी प्रोडक्ट डीमार्ट वालों ने नहीं बेचा। अब देखिए डीमार्ट को आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, वो अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे। वो क्या कर रहे थे? दूसरे पर्सन का प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखने का पैसा लेते हैं। अब अगर वहां पर भी देखो, आप डीमार्ट के जो भी लोग काम करते हैं उसको थोड़ा वहां पर ये भी पूछेगा कि जो डीमार्ट में प्रोडक्ट लगाया जाता है उसके हिसाब से भी पैसा लिया जाता है। जैसे हम लोग डीमार्ट में गए तो सर वो पूरा का पूरा शेल्फ भरा हुआ है, ठीक है, तो शेल्फ का भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आई लेवल पे शेल्फ रखा गया होगा आपका प्रोडक्ट तो उससे ज्यादा पैसा वसूल करता है डीमार्ट वाला। क्योंकि उनका लॉजिक क्या है? उनका कहना है जो दिखेगा वो बिकेगा। और आई लेवल कैची लेवल होती है। आदमी डायरेक्ट आदमी झुक के नहीं देखता यार प्रोडक्ट लेते समय। आदमी ऐसे कभी नहीं देखेगा, ऊपर वाला नहीं देखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट सीधा ऐसे लेवल पे देखता है। तो डिमांड वाले की खासियत है कि जो प्रोडक्ट एकदम आई लेवल पे उस समय वो बेच रहा था, तो खुद भी एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया। लेकिन आज के डेट में डिमांड ने अपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, जब पूरा का पूरा बिजनेस बन गया, एक इकोसिस्टम बन गया तब। आप थोड़ा सा ऑयल के बारे में जस्ट मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ। आप डिमांड में चले जाओ, अलग अलग प्रोडक्ट का ऑयल आपको मिलेगा। फॉर्चून ऑयल है, जेमिनी है, सब कुछ बहुत सारे। डिमांड ने अपना भी ब्रांड लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आप देख के आना, स्वाद नाम का उनका खुद का ब्रांड है। ठीक है, जिसमें वो खुद भी ऑयल बना के बेच रहा है। ठीक है, उसकी प्राइस कम भी रखेंगे। क्यों कम रखेंगे? क्योंकि वो जानता है खुद की दुकान है, खुद ही बेच रहे हैं, तो मुनाफा तो वैसे ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को देखना है कि एक जो प्रोडक्ट बना के रेडी हो गया इज द ओरिजिनल। अब ओरिजिनल प्राइस बनने के बाद में ये पर्सन आए जिसको हम लोग कहेंगे बिजनेसमैन। अब ये पर्सन क्या करेगा? उस पर्सन से ये प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो परचेसिंग प्राइस इज कॉल्ड एज द कॉस्ट प्राइस। आगे अगर वो सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस ये यहां पर आ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा 3 कंडीशन होंगी सेल करते समय। ठीक है, तो या तो सेलिंग प्राइस ज्यादा आती है तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम होती है तो लॉस होगा, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा कोई भी इंसान लाइफ में प्रॉफिट कमाना चाहे तो कौन सी प्राइस निर्भर करती है? कॉस्ट प्राइस। ये हम लोगों ने देखा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बना लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यहां तक आए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट। अब इन्होंने बना के तो रख दिया। मान लो वो जो बिजनेस ओनर है, इसने शानदार प्रोडक्ट बनाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और वो बिजनेसमैन घर पे प्रोडक्ट लाके बैठा है।
और प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रहा है, सेल ही नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट उसने घर पे लाए थे, जो सेलिंग प्राइस थी, उसका लेबल निकाल लेंगे, उसका लेबल निकाल देंगे। ये सेशन हमारा हुआ है ऑलरेडी। और लेबल निकालने के बाद में उस पर एक लिख के प्राइस लिखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एमआरपी। एंड व्हाट इज मीन बाय एमआरपी? एमआरपी इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बेचने की सबसे ज्यादा कीमत अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट उसके अबव बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बेचा जा रहा है या सेल कर रहे जा रहा है तो लीगली कार्रवाई हो सकती है एमआरपी के अबव अगर कोई सेल कर रहा है। रिसेंटली एक सिचुएशन बताता हूं, कोरोना की कंडीशन ले लीजिएगा। पहली बार जब पुणे में, खास करके पिंपरी चिंचवड़ में कोरोना का पेशेंट पाया गया, और वो जो दौर था ना, वो जब स्टार्टिंग का कोरोना आने वाला है और सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो डेटॉल की छोटी सी बोतल आती थी यार, अभी भी आ रही है, 50 रुपए या कुछ तो रहेगा उसकी प्राइस, 10-20 रुपए जो भी है, उसको देखना, उसकी प्राइस एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो मिल ही नहीं पा रहा था। अनादर उस कोरोना के चक्कर में और एक मेडिसिन थी जो लोग कहते हैं इंजेक्शन वही चाहिए, तो वो जो इंजेक्शन थी उसकी प्राइस भी कितनी एकदम से चेंज हो गया था। तो उस केस में क्या करते हैं, एमआरपी जो है अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन एमआरपी के अबव बेचना मना है। तो हम लोगों ने कहा एमआरपी लगा दिया। अब एमआरपी लगाने के बाद में उसके ऊपर क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट वाला वर्ड है वो किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो हम लोगों ने कहा डिस्काउंट फाइंड करने का तरीका होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, एमआरपी में से क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो कैसे लिखेंगे कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या? एमआरपी इंटू क्या हो जाएगा? 100। यहां तक हमारा कंसेप्ट बना हुआ। ठीक है, तो आज का जो नोट्स होगा उसमें आपको यही देखना है, प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस परसेंट, जो भी आएगा उसको टर्म्स के ओरिएंटेड समझना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ था। ठीक, चले तो अभी नोट्स ऐड करता हूं। इंस्टीट्यूट का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कंटेंट सेंड किया हुआ है। ओरिजिनल प्राइस परसेंटेज में कितना मानेंगे? 100। अगर ओरिजिनल नहीं तो कौन सी प्राइस कंसीडर करना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी? 100 परसेंटेज में। अगर प्रॉफिट होता है, अगर सामने वाले पर्सन को प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस उससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना? 120। अगर लॉस हुआ 30% का तो सेलिंग प्राइस कितना? 70। तो ऐसे हम लोगों को जाना है। देखते समय ऐसा लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप चार्ट बनाओगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे कंटेंट देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इस कंटेंट में Peter bought an item offering 20% discount on its original price. तो पीटर ने एक प्रोडक्ट को परचेस किया 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस. He sold it with a 40% increase on the price he bought it. The new sale price is what percent more than the original price. ठीक है, तो जो न्यू सेल प्राइस है वो ओरिजिनल से कितनी ज्यादा आएगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ओरिजिनल आया, चलो ओरिजिनल आया, उसके बाद में क्या वर्ड आया? डिस्काउंट आया, यार डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट के बाद में क्या दिया? सेलिंग प्राइस। आगे सेल भी कर रहा है, सेलिंग प्राइस के बाद में बस ये तीन ही है सर, ओरिजिनल है, डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस है। और उसने ये पूछा कि जो न्यू सेल प्राइस है ये ओरिजिनल से कितनी से ज्यादा होगी, व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस, ये वर्ड है। ठीक है, तो जैसे दिया है ना उसी प्रकार से चलता है। कैसे देखिए, पहला वर्ड था ओरिजिनल, तो हम लोगों ने लिखा है ओरिजिनल मान के चलते हैं। ओरिजिनल के बाद में उसके ऊपर मिल गया हमें डिस्काउंट का, और डिस्काउंट मिलने के बाद में आगे उसको सेल किया गया, सेलिंग प्राइस, इस ओरिएंटेड था। तो हम लोग कहते हैं ओरिजिनल जो होगा वो परसेंटेज में कितना होगा? 100 होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 100 होगा। डिस्काउंट कितने का मिला? 20% का डिस्काउंट मिला। तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट में 20 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, तो पहले तो परचेस किया होगा। अब परचेस किया होगा तो यहां पर क्या आएगा? पहले कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, मतलब यानी परचेस करने के लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे, और उसके बाद में आगे सेल किया होगा, सही ना, उसके आगे सेल किया होगा। तो मैंने कहा परचेस कितने में किया बता दो, 80 रुपीज में परचेस किया। अब 80 रुपीज में परचेस किया तो सेल करते समय देखो क्या बताया, he sold it 40% increase on the price he bought it. जिस प्राइस में उसने परचेस किया था उसमें 40% बढ़ा के आगे सेल कर रहा है। तो परचेस कितने में किया था? 80 में। 80 में 40% बढ़ेगा यार, 80 में 40% बढ़ना चाहिए, मतलब 80 का 40% ना, 40 नंबर नहीं ऐड करेंगे। व्हाट इज द 10% ऑफ 80? 8। 10% की वैल्यू 8, और 8 को 40 बनाने के लिए 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 8 इंटू 4 कितना? 32। तो इसमें 32 रुपीज बढ़ गया होगा, और 32 रुपीज बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 112। तो 112 रुपीज में वो सेल कर रहा है। तो अब कंडीशन ऐसे हो गया, व्हाट इज द न्यू सेल प्राइस, यानी 112 इज व्हाट परसेंट मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। तो बताओ ओरिजिनल से कितने से ज्यादा है? 12 से। तो ये 100 है और ये 12 है, तो 12 से ज्यादा देन 12% इज द ओनली आंसर। चले चेक कीजिएगा क्या क्या दिया। रीड करते समय ऐसे नॉर्मल चेक कर लो। Faisal bought a watch 4/5
4/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल जो प्राइस होगा उसका 4/5 में बॉट किया, एंड सेल इट 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। वर्ड देखिएगा, सेल करते समय क्या है ना, 25% ज्यादा बढ़ा है, लेकिन किसका 25% ज्यादा है? ओरिजिनल से, ओरिजिनल से ज्यादा बढ़ाया गया। प्रीवियस कंटेंट में क्या होता कि जिसमें उसने परचेस किया था उसका 40% बढ़ा रहा था, ये कर रहा है ओरिजिनल का ही बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या पूछा? फाइंड हिज गेन परसेंट, गेन परसेंट, उसका खुद का गेन परसेंट बता दो। ठीक है, उसका खुद का गेन परसेंट बताइएगा। तो पहले वही मेथड है, सेम तरीका होता है। आप बताओ क्या क्या वर्ड आपने सुना, इसमें क्या क्या देखा? ओरिजिनल है, ओरिजिनल के बाद में उसने परचेस किया है, और परचेस किया 4/5 में, आगे उसको सेल कर रहा है, और सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस लगेगा। तो हम लोग ऐसे यहां पर सॉल्व करेंगे, वही यहां पर लिखेंगे ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल के बाद में परचेस किया तो कॉस्ट प्राइस, और आगे सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस। ठीक है यार, क्लियर है? तो बताओ ओरिजिनल की वैल्यू कितनी लगना है? 100। परचेस कितने में कर रहा है? तो वो बता रहा है परचेस करते समय 4/5। व्हाट इज द 4/5 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 80%। तो ये नंबर आएगा, 80 में परचेस किया। अब 80 में परचेस किया, लेकिन कह रहा है सेल करते समय 25% क्या है, मोर बेच रहा है। किसके ऊपर? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल तो 100 है, 100 का 25% होता है 25, तो इससे ज्यादा में बेचेगा तो कितने में सेल कर दिया? 125 में। चलो यहां तक आ गया। अब ये आने के बाद क्या पूछा? उसका गेन बताओ, उसका गेन बताओ, यानी प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 80। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 125। देन डिफरेंस इज द प्रॉफिट ओनली। व्हाट इज द डिफरेंस? 45। तो वो जो 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो किसके ऊपर होगा? 80 रुपीज के ऊपर होगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 80 इंटू क्या करेंगे? 100। ऐसे सॉल्व करना है। 45 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। तो अब जब ये सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए, 20 से डिवाइड करूंगा तो 4,000, ये कितना? 5,000, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 225 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 56.25। ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 56.25 डी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर। नोट डाउन कीजिए। ओरिजिनल के बाद में उसने क्या किया? परचेस किया। परचेस करते समय यहां पर कॉस्ट प्राइस, परचेस करते समय बाद में क्या बता रहा है? सेल भी कर दिया, तो सेलिंग प्राइस यहां पर आ गया। सेम, ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होती है? 100। अब जो परचेस किया उसने कितने परसेंट लेस किया? 10% लेस में मिला, तो 10% लेस मिला मतलब कौन सा? 90 रुपीज में लिया होगा। अब 90 रुपीज में लिया, लेकिन सोल्ड करते समय ही सोल्ड विथ 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। जितना पैसा दिया उसके ऊपर 30% का प्रॉफिट कमाया। पैसा कितना दिया? 90, तो इसके ऊपर 30% कमाया होगा, तो इसका 30% ऐड करना पड़ेगा। 90 का 10% 9, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 कितना? 27। तो 27 इसमें ऐड करते हैं। अब 27 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1170। ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप देखिए यार, न्यू सेल प्राइस जो है उसकी वो 1117 रुपीज है, और ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज की। उन्होंने पूछा व्हाट प्रॉफिट डिड समन अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल से कंपेयर कर रहा था। तो ओरिजिनल से कितने से ज्यादा है? तो ओरिजिनल से कितने से ज्यादा नजर आ रहा है? 17। तो 17 इज ओनली राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझेगा यार? सिद्धेश बाय अ वॉच 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वर्ड पहले है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। अब नॉर्मली कॉस्ट प्राइस को ही हम लोग परचेस प्राइस तो कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या, कॉस्ट प्राइस से भी 3/4 में परचेस किया, तो मैंने कर लिया चलो यहां पर मैं परचेस लिख देता हूं। एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है, बट उसके बाद में उससे भी कम दाम में परचेस किया। परचेस करते समय उसके बाद में क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। इतनी टर्म्स है। तो अब इसमें ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। 100 रुपीज का प्रोडक्ट होगा। कितने प्रोडक्ट, कितने रुपीज में मिला होगा? 3/4। व्हाट इज मीन बाय 3/4? 75 रुपीज में मिला उसको। ठीक है, फिर कर रहे सेल 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना? 100, 100 का 20% 20, तो सेल करते समय कितने में सेल किया? 120 में। ये बन गया। अब उन्होंने पूछा व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट कितने का है? अब उसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए उसका परचेसिंग प्राइस कितनी थी? 75। उसको बेचने की कीमत कितनी थी? 120। तो ये जो डिफरेंस होता है यही उसका प्रॉफिट है। व्हाट इज द डिफरेंस? 45 रुपए। तो हम लोग कहेंगे 45 रुपए का फायदा हुआ कब? जब उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 75, और इंटू क्या करेंगे? 100। ये वाला तरीका ऐसा। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए 25 से डिवाइड करूंगा 3,000, 25
4 जार 3 1 जार, ये कितना 15, एंड 15 इंटू 4 कितना 60, तो 60 इज द राइट आंसर। राजू सोल्ड 4/5 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड रेस्ट एज इट्स, जैसे कि वैसा रेस्ट वाला, ठीक है। देन व्हाट इज इट्स नेट प्रॉफिट परसेंट, नेट का मतलब कंबाइन, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना था, ये उन्होंने पूछा, व्हाट इज इज नेट प्रॉफिट परसेंट। राजू सोल्ड 4/5 ऑफ इट्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, जो भी गुड्स होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका 4/5 पार्ट उसने 30% प्रॉफिट से सेल कर दिया, एंड रेस्ट एज इट इज, जैसे कि वैसा रेस्ट वाला बेचा। तो फाइंड इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था। तो यार गुड्स का मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट होगा, 100 प्रोडक्ट है ऐसे मान के चलता है, ठीक है। तो 100 का 4/5 कितना होता है 80, और रिमेनिंग कितना 20, ठीक है, ऐसे है। तो जो 80 वाला पार्ट्स है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना चल रहा है 30% का, यानी यहां से प्रॉफिट बनेगा। इधर तो एज इट इज वैसे की वैसे ही बेचने वाला है, तो इधर से कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई पार्ट ही नहीं करता, इधर खाली इतना यहां से प्रॉफिट कमाने वाला है। तो हमें इतना ही देखना है, व्हाट इज द 30% ऑफ द 80 नंबर, वही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो 30%, 10% ऑफ 80 कितना 8, तो 30% बनाएंगे 8 इंटू कितना 3, 8 इंटू 3 कितना 24, तो यहां से 24 का प्रॉफिट होगा और वही प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि इधर कोई प्रॉफिट दिया ही नहीं गया है। नहीं तो ऐसे भी कंटिन्यू हो सकता है कि इधर से इतना परसेंट का प्रॉफिट, इधर से इतने परसेंट का लॉस, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना। तो उस केस में क्या करेंगे, यहां से आया और यहां से चला गया, माइनस कर देंगे। ये भी हो सकता है यहां से भी प्रॉफिट और यहां से भी प्रॉफिट, दोनों का क्या करेंगे एडिशन, ये कर सकते हैं। लेकिन अभी के कंटेंट के हिसाब से इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 24%, तो 24 इज ओनली आंसर। क्या दिया देखें, राघव अर्न 15% ऑन अ हॉर्स, राघव कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट होता है हॉर्स के ऊपर, ठीक है, एंड लॉस 10% ऑन अ काउ। If the ratio of investment, horse and cow is a 4:6, then what is the total gain or loss, total gain क्या होगा और लॉस क्या होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है तो आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट का रेशो ये हॉर्स ले लेता है और ये काऊ है, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है 4:6 है, बट 4:6 छोटा नंबर है कि नहीं, कैलकुलेशन में बहुत डिफिकल्टी आएगी। 100 के मल्टीपल करते हैं जो आसानी से कैलकुलेशन कर पाए, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर कितना आएगा 400, और ये नंबर कितना आएगा 600। ये हम लोगों ने अपने हिसाब के लिए अच्छी से दिखाने के लिए कर रहा है, ये पहले बात समझ लो कि सर ये 400 तो ये 600, अगर ये 4000 तो ये 6000, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है। अब चलो यहां तक आ गए। अब उन्होंने कहा कि हॉर्स के ऊपर क्या हुआ है, उनको 15% का क्या हुआ है प्रॉफिट, तो यहां से 15% ज्यादा बने होंगे, यहां से 15% ज्यादा आया होगा। तो अब यहां का 15% निकालने के लिए व्हाट इज द 10% ऑफ दिस नंबर 40, 10% की वैल्यू 40, 5% की वैल्यू 20, देखो पहले 10% की वैल्यू 40, 5% की वैल्यू 20, तो 40 प्लस 20 60, तो 15% की वैल्यू यानी 60 रुपए यहां से ज्यादा आ गया, ठीक है, 60 रुपए यहां से ज्यादा आए हैं, इतना हम लोग कहेंगे। अब 60 रुपए यहां से ज्यादा आएंगे तो प्लस अकाउंट में होगा। यहां पर क्या हुआ 10% का क्या बता रहा है वो लॉस, तो 10% का लॉस है तो जेब से तो 10% जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ व्हाट इज द 600 का 10% कितना 60, तो बात समझेगा यार, एक जगह पर 60 रुपए आ रहे हैं और दूसरे जगह पर 60 रुपए जा रहे हैं, तो प्रॉफिट या लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला आंसर। अ मैन बाय 300 डजन बनाना, अब यार 300 डजन बनाना दिए, रुपीज ऑफ 3600, तो हमें ऐसे तो हम लोग प्राइस निकाल पाएंगे 1 डजन बनाना वगैरह, इनका सब कुछ निकाल सकता है। आगे की कंडीशन है कि सोल्ड 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/3 स्टॉक को 10% का लॉस हुआ, एंड द रिमेनिंग स्टॉक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, रिमेनिंग में 10% का प्रॉफिट बता रहा है। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस नंबर नहीं दिया है, क्या दिया है परसेंटेज दिया है, तो थोड़ा डिफरेंस क्या है सर, नंबर में और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है पहले ध्यान से समझ लो। गड़बड़ क्या होती है ना एग्जाम में, डेटा सफिशिएंसी भी आएगा, इसी टॉपिक में कवर करेंगे, उसमें गलत भी हो जाएगा, ऐसे आराम से समझेगा। मान लो ये सिंगल पेन है, मैंने कहा ये पेन मैंने 10 रुपीज में परचेस किया और 20 में मैंने सेल कर दिया, 20 रुपीज में मैंने सेल किया, प्रॉफिट कितने रुपए का 10 रुपीज का पेन है, 20 में सेल किया, प्रॉफिट कितने रुपए हुआ 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ
100%। कैसे 100%? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे करते कि नहीं? प्रॉफिट 10 रुपए का हुआ, इन्वेस्टमेंट 10 रुपए था, तो 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो 100% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो ऐसे लेते हैं। 2 पेन परचेज किए 20 रुपीज में, 40 रुपीज में सेल किया, 100%। क्यों 100%? रीजन क्या है ना, 20 रुपए लगाए और 20 रुपए कमाया, तो जितना में इन्वेस्ट किया उतना ही कमा रहा है, तो 100% का प्रॉफिट बनता है। इसके अलावा 3 पेन परचेस किए 30 रुपीज में और 60 रुपीज में सेल कर दिया, प्रॉफिट कितने का? 30 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का? 100 का। तो मतलब क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेसेसिटी होते हैं। अगर मैंने ये पूछा जाता कि कितने रुपए का फायदा हुआ, तो मुझे दिखना पड़ता कितने डजन बनाना थे, 300, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता, 1 डजन की कीमत निकालनी पड़ती, फिर मैं कैलकुलेशन करता। लेकिन इसमें कहीं पर भी प्रॉफिट पूछा क्या? नहीं। क्या पूछा जा रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बताता है? एक आर्टिकल बेचिए, 2 आर्टिकल सेल करो या 1000 आर्टिकल सेल कर दो, एक के लिए जितना प्रॉफिट होगा उतना ही बाकी के लिए भी प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट परसेंट का कहना है। तो हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करते समय देखते हैं कि टोटल जो भी डजन बनाना होंगे, इसमें से 1/3, इसे 1/3 ऑफ द पार्ट एट अ लॉस ऑफ कितना परसेंट? 10%। लॉस ऑफ 10%, सॉरी 10% का लॉस हुआ। ठीक है, 1/3 ऑफ द पार्ट एट अ लॉस ऑफ 10% एंड द रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 1/3 का मतलब 3 में से कितना? 1। 3 में से 1 रुपए का 1 वाला पार्ट सेल कर दिया। ऐसे मान लो 3 ही बनाना है, उसमें से एक सेल किया, लॉस तो 10% का हुआ, रिमेनिंग कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2/3, और 2/3 के ऊपर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है कह रहा है वो? 10%। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ ऐसे पूछा गया, मैं ओवरऑल क्या हुआ। तो जो 2/3 है यार, 2/3 है, 2/3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2/3 का मतलब 1/3 प्लस 1/3, है ना? 2/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि यहां से 1 और यहां से भी 1 बना के वही होगा। तो मैंने कहा कि ये हमारे जेब से पैसा चला गया। ठीक है, लॉस का मतलब जेब से पैसा चला गया, और ये हमारे जेब में एक्स्ट्रा पैसा आया। क्यों आया? बिकॉज इसके ऊपर भी कितना प्रॉफिट है? 10%। तो ये जेब से गया हुआ पैसा और ये जेब से आया हुआ पैसा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। देखो, जितना पैसा मेरे जेब से गया और दूसरे ट्रांजेक्शन में उतना ही पैसे मैंने कहीं से कमा लिए, तो मेरा कुछ भी लॉस नहीं होता। ठीक है कि नहीं? लेकिन वो करने के बावजूद मेरे पास पैसा बचा हुआ है। कितना पैसा बचा है? 1/3। और किसका 1/3? 10% का। तो आंसर क्या आएगा? 1/3 इंटू 10%, यानी कितना? 10 डिवाइडेड बाय पी। ये परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस ओरिएंटेड ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। किसी पर्सन को प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस डिसाइड करेगा। किसी पर्सन का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है, प्रॉफिट होगा, नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल डिसाइड करेंगे। इसमें क्या हो रहा है ना, कि आप आर्टिकल तो बेच रहे हो, लेकिन एमआरपी भी आ रहा है, बीच में डिस्काउंट भी आ रहा है। ठीक है, अब एमआरपी, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस ये आपस में कैसे रिलेशन बनाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल में फिर वो सभी को कंबाइन कर देता है। ठीक है, ऐसा समझता है। रब करूं, चलेगा? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से जो न्यू कंसेप्ट उसको स्टार्ट कराओ, समझेगा। मान लेते हैं कि एक आधा प्रोडक्ट है, हाँ ऐसे एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं कि फिर इसमें रिलेशन कैसे बना पाएंगे ये अच्छी तरह से। एक बॉटल बनाता हूं, ठीक है, ये शाम एक प्रोडक्ट है, ऐसे मान के चले ये प्रोडक्ट बनाया, तो कोई तो दुकानदार ने ये प्रोडक्ट क्या किया, बल्क में परचेस किया। अब जब बल्क में परचेस किया, तो उसकी परचेसिंग प्राइस है यहां पर 80 रुपीज की। 80 रुपीज का परचेसिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। अब वो दुकानदार क्या करना चाहता है, इसको आगे सेल करना चाहता है, और सेलिंग प्राइस उसने रखी है 100 रुपीज का। 100 रुपीज वो सेल करना चाहता है, जिससे हमें कैलकुलेट हो जाए कि 80 रुपीज का प्रोडक्ट 80 रुपए में 100 में बेचेंगे तो 20 रुपए का फायदा होने वाला है। लेकिन बात हो रही है कि लोग ने क्या, प्रोडक्ट की तरफ देख नहीं रहे, प्रोडक्ट को देख नहीं रहे। तो नहीं देखने की वजह से वो एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे एमआरपी, और सिंपल आम भाषा में एमआरपी का मतलब होगा लेबल लगाएगा। ठीक है, लेबल लगाएगा। अभी इसके ऊपर बॉटल पे या कोई भी प्राइस लेबल ही नहीं लगाया हुआ है, ये एकदम प्लेन बॉटल है हमारी। अब वो उसने क्या किया, इस पे लेबल लगा दिया, और लेबल लगाया सपोज मान लो 150 रुपीज का, 150 रुपए का लेबल लगाया, ध्यान से समझेगा। अब 150 रुपए का लेबल लगाया, जबकि बेचना कितने में है? 100 रुपए में बेचना है, 100 रुपीज में।
अब 100 रुपीज में बेचना था तो इसने लेबल कर दिया 125 150 रुपीज, और एक बैनर लगाएगा बाहर, और वो बैनर में लिखेगा कि जो बॉटल आप परचेस करने के लिए आओगे उसमें मिलेगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना देगा, तो डिस्काउंट कह रहा है, अभी मैं पैसे में लिख रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा है 50 रुपीज का। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट, डिस्काउंट इज द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, तो अब कंडीशन देखिए, कस्टमर दुकान में आया, कस्टमर ने बॉटल ली, बॉटल के ऊपर लेबल लगा है, कितना लेबल है, 150 रुपीज। अब कस्टमर ने बॉटल देख के बताया 150 रुपए की है भैया, दुकानदार कहता है हाँ 150 रुपए है, डिस्काउंट कितना, 50 रुपीज, कितने में देगा, 100 में। तो कहानी क्या बनती है कि अगर मैं डिस्काउंट एमआरपी में से माइनस करूं तो वैल्यू किसकी आती है, सेलिंग प्राइस की आती है, वैल्यू तो सेलिंग प्राइस की आती है। पर वैसे भी पहले उसका प्रॉफिट तो क्लियर ही था। तो ये दोनों जगह पर कनेक्ट कौन कर रहा है, यानी कैसे ना, अब मैंने यहां पर आपसे पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट, मैंने पूछा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप 20 रुपीज का फायदा करोगे। अब ये पूरा ट्रांजेक्शन होने के बाद में कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 20 रुपीज का ही हो रहा है। तो 20 रुपीज पहले भी थे, आज भी 20 रुपीज का है, लेकिन नंबर बढ़ गया। तो एक क्या करेंगे, एक है कॉस्ट प्राइस का कंडीशन, एक है एमआरपी का कंडीशन। तो दोनों में कॉमन क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ये दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन कैसे रखेंगे कि एमआरपी में से डिस्काउंट अगर मैंने माइनस किया, हाँ, तो हमारी वैल्यू किसकी आती है, सेलिंग प्राइस की आती है, सेलिंग प्राइस ऐसे आता है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किसने कहा व्हाट इज द एमआरपी, एमआरपी, ये स्टेप समझ में आ रही ना, एमआरपी माइनस क्या, डिस्काउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, वैल्यू किसकी आई, सेलिंग प्राइस की, आगे वैल्यू सेलिंग प्राइस है कि नहीं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 80, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 80, हाँ, और प्रॉफिट कितने का, 20 रुपए का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना, अरे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 80, प्रॉफिट कितने का, 20 रुपीज का, सेलिंग प्राइस कितना, 100। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला आपने, तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकाला कि सर, कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें क्या ऐड किया, प्रॉफिट, जो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो बरोबर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ही आएगा। तो दोनों केस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों केस में क्या नजर आ रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो बात मुद्दा समझे, दोनों घर में जाने वाला एक ही पर्सन है, सेलिंग प्राइस, जो एमआरपी को भी पकड़ के रखता है और कॉस्ट प्राइस को भी ध्यान से होल्ड करता है। तो इसमें एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू बी सेलिंग प्राइस होता है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बी सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, नोट डाउन, रब करूं, ठीक है, सभी ने लिखा। ओके, अब एक बात बताओ, डिस्काउंट रुपए में दिया जाता है या परसेंटेज में, परसेंटेज में, और डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस किसके ऊपर, क्या बात कर रहे हो डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, एमआरपी पे। ठीक है, मैं ऐसे मत कहना कि मैं कुछ भी बोलूं तो फिर आप भी उसी में लग जाओ, हाँ। तो डिस्काउंट देते हैं किसमें, एमआरपी पे। ओके, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद में जो बची हुई प्राइस है वो कौन सी होती है, सेलिंग प्राइस। एमआरपी जाने के बाद में, एमआरपी में से डिस्काउंट जाने के बाद में बचा हुआ प्राइस रहेगा सेलिंग प्राइस। अब देखो कंसीडर कैसे करना है। अभी तक मैंने कहा कि यार जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम लोग मानेंगे 100 परसेंटेज में, सही है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100। और अगर मैंने कहा कि मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैंने कहा कि सपोज मान लो प्रॉफिट 20% का है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना, 120%, ऐसे होगा। और 120% किसका, कॉस्ट प्राइस का। ये स्टेप समझ में आई, 120% कॉस्ट प्राइस का, यहां तक है। हम लोग कह रहे हैं एमआरपी को भी लिखो क्योंकि डिस्काउंट तो आ रहा है। तो अब देखिए, मैंने कहा एमआरपी लिखता हूं, एमआरपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी होगी, ये भी 100 होगा, एमआरपी इज ऑल्सो 100%। 100 कैसे नंबर दर्शाता है, 100 अपने आप को संपूर्ण नंबर दर्शाता है। वो नंबर कंपैरिजन मत करना, वैल्यू के चलते, पैसे के चलते, एक कीमत के चलते इसकी वैल्यू ज्यादा ही होती है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। लेकिन परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी है, 100, ऐसे मान लो 100। तो हम लोगों ने कहा परसेंटेज में 100 है। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल डिस्काउंट मिला, अभी के लिए मैं कोई नंबर रफली लिख रहा हूं, मान लो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिल गया 30%, डिस्काउंट 30% मिला। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 70%। बट किसका 70% ऑफ, एमआरपी का 70% होगा, ये यहां पर एमआरपी का होगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर कॉमन क्या है, तो दोनों जगह पर सेलिंग प्राइस कॉमन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये दोनों को मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं,
कैसे कनेक्ट करेंगे कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 70% ऑफ क्या हो जाएगा, एमआरपी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी बात समझेगा कि डिस्काउंट जाने के बाद में बची हुई एमआरपी इक्विवेलेंट टू क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। डिस्काउंट जाने के बाद जो भी नंबर बचता है वो इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए क्या दिया है। अब देखिए कंटेंट कैसे चेंज हो जाता है। अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी बता रहा है, 16.23% after selling a book at a 12.5% discount on the printed price. What is meant by printed price? एमआरपी, एमआरपी के ऊपर 12.5% का डिस्काउंट दिया और तब जाके प्रॉफिट बना 16.23%। ठीक है, ये चलो। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक। तो इस केस में खाली इतना देखना है, लेबल प्राइस मतलब एमआरपी भी है सर, कॉस्ट प्राइस है, दोनों का रिलेशन दिखाना है। और दोनों का रिलेशन दिखाते समय ऐसा कौन सा फैक्टर है कि दोनों को जोड़ने का काम करेगा, सेलिंग प्राइस, जो एमआरपी के पास भी होता है और कॉस्ट प्राइस के पास भी होता है। ठीक है, अब ये नंबर भी इतने अच्छे तरह से उसने प्रेजेंट कर दिए, नंबर को थोड़ा घुमाए भी गया है। जैसे प्रॉफिट कितना बना 16.23, व्हाट इज मीन बाय 16/2 इन द फ्रैक्शन 1/6, 1/6। तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, अब दो दो मिनट देखना ध्यान से। 1/6 ये प्रॉफिट हुआ। अब 1/6 का प्रॉफिट हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब ऐसे होगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 6 रुपए के हम लोगों ने पैसे लगाए और उसके ऊपर कितना रुपए का फायदा कमाया, 1 रुपए का फायदा हुआ। स्टेप समझ में आ रही है यार। ठीक है, 1/6 इज द 16.66, 6 रुपए लगा, 1 रुपए कमाए, सेलिंग प्राइस कितना 7। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, रेशो कितना 7:6 का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया था 12.5%, और डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर ही देते हैं। और डिस्काउंट जाने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो 12.5% का डिस्काउंट दिया। व्हाट इज मीन बाय 12.5% इन अ फ्रैक्शन, 1/8। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 1/8 का। अब 1/8 जो लिखेंगे इसमें ये हो जाएगी हमारी प्रिंटेड प्राइस यानी एमआरपी, और ये हो गया हमारा डिस्काउंट, और डिस्काउंट ये लिखा 1 में। तो बताओगा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है यहां पर 7 और एमआरपी कितनी 8। तो अब हम लोग कहेंगे कि सर इसमें जो सेलिंग प्राइस आ रही है, सेलिंग प्राइस टू एमआरपी, इसका रेशियो बन रहा है 7:8 का। चलो यहां तक आ गया। उन्होंने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी, इतना ही बताओ, बाकी हमें कुछ जरूरत नहीं। तो देखो रेशियो बनाने के लिए जो नंबर दोनों जगह पर सेम है वो देख लो, खाली सेम है कि नहीं वो भी देख लो। क्या सेलिंग, देखो यहां पर चेक कर लेते हैं, क्या यहां पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 7, यहां पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 7 है, तो दोनों जगहों पर तो सेम ही है। तो डायरेक्टली रेशियो ले लो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 6 एंड व्हाट इज द एमआरपी 8, एंड देन व्हाट इज द आंसर 3:4। 3:4 वाला आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन कीजिए। मीनिंग समझ में आया था कि प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, मान लो कभी कभार ऐसे हुआ सर यहाँ पर एसपी की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ पर एसपी की वैल्यू तो कुछ अलग ही आ गई, तो क्या करते हैं, दोनों को सेम करना, और दोनों को सेम करने के लिए ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो बनाना है। ठीक है, रब करूं, चलिए देख लीजिए। देखिए हाँ, अगला कंटेंट। अब ये जो है ना, ये हमारे टॉपिक अभी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी वाला है, तो अब मैं इसको ऐसे होमवर्क करके लिख रहा हूँ। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाऊंगा उस समय लिखूंगा, अभी के लिए इसको देखते हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द एमआरपी मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस रेशियो इज गिवन 3:5, एंड दैट ऑफ द रेशियो ऑफ द लॉस टू डिस्काउंट, लॉस और डिस्काउंट का रेशियो है 1:4। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। बताओ यार डिस्काउंट परसेंटेज का वैल्यू परसेंटेज में कितनी आएगी। चलो ट्राई कीजिएगा, अच्छा कंटेंट। रेशो क्या करता है पहले समझ लो। रेशो क्या करता है सब दोनों को, जो दोनों जगह पर कॉमन दिखे, जैसे इन द प्रीवियस क्वेश्चन ये वाले सवाल में आपको दोनों जगह पर क्या कॉमन नजर आ रहा था, सेलिंग प्राइस, तो मैं तो यहां से कनेक्शन बना ही दूंगा। इस वाले सवाल में आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है दोनों में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रेशो बना रहा है कॉस्ट प्राइस का और किसके साथ में, एमआरपी के साथ। अब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, बीच में दोनों को जोड़ने वाला पर्सन ही गायब है। कौन सा पर्सन होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता तो दोनों को कंबाइन करते, अब सेलिंग प्राइस ही नहीं दिया। ये कह रहा है रेशो है लॉस और डिस्काउंट का, लॉस और डिस्काउंट कभी आपस में नहीं मिलते,
कौन किसके साथ होता तो कहानी बनती। हाँ, डिस्काउंट किसके साथ रहना चाहिए, एमआरपी। वो होता है ना जय और वीरू की जोड़ी, वैसे है ना, डिस्काउंट चलेगा एमआरपी के साथ, और लॉस किसके साथ होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो जोड़ी बनाते, जोड़ी नहीं बन पा रही है तो कैसे करेंगे। और फाइंड क्या करना है, देख लो, व्हाट इज द फाइंड, क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट। तो अब इसमें डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, रीजन क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं बना पाएंगे सर कि कैसे रिलेशन है। तो अब हम लोग जाएंगे सीधा अपना नॉर्मल वाली कंसेप्ट है। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एमआरपी एंड रेशियो इज गिवन, रेशियो है 3:5 का। तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 3x है, एमआरपी की वैल्यू 5x। लिख सकता हूं, कीमत ही मान लो, इसकी कीमत 3x रुपए, इसकी कीमत 5, x इज द वेरिएबल। ठीक है, चलो अनदर रेशियो है, रेशियो किसका, लॉस और डिस्काउंट का। तो ऊपर आ गया लॉस और ये है क्या है, डिस्काउंट। अब लॉस और डिस्काउंट का रेशियो मानूंगा तो रेशियो कितना दिया है, 1:4। अब मैं यहां पर एक्स नहीं लिख सकता क्योंकि कनेक्शन नहीं है कोई। हाँ, तो मैं इसको क्या मानूंगा, ये वाई होगा, वाई रुपए का, तो ये कितना होगा, 4y। यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं। पैसा ही मान लिया कि इसका कीमत और इसका कीमत, यहां तक क्लियर है सभी को। चलो पैसे मान लिया कि इसका, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है ना आपस में, कैसे बैठाएंगे। आईएमपी टॉपिक है, आईएमपी क्वेश्चन भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस इतने रुपए की है, लॉस कितने रुपए हुआ, वाई। लॉस हुआ मतलब जेब से पैसा जाना। सेलिंग प्राइस कितना, व्हाट इज द सेलिंग। अरे लॉस के चक्कर में लॉस कैसे निकालते हो आप, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है ना लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस बढ़ेगा या माइनस होगा। देखो ऐसे लिखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बरोबर लॉस। तो मैंने कहा लॉस इधर आया तो लॉस इधर जाएगा। हाँ, तो क्या हो, सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो लॉस इधर जाएगा। तो क्या होगा, व्हाट इज द लॉस, या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पहली कंडीशन में, सेलिंग प्राइस से कनेक्ट कर रहा हूं। हाँ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 3x, लॉस की वैल्यू कितनी, y। ये हो गया सेलिंग प्राइस। प्लीज यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में सर सेलिंग प्राइस बताओ। नेक्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस बनाते समय एमआरपी की वैल्यू कितनी, उसमें से डिस्काउंट जाएगा तो ही सेलिंग प्राइस होता है। तो एमआरपी की वैल्यू है 5x और उसमें से डिस्काउंट चला गया, डिस्काउंट कितना हमारा 4y, बरोबर सेलिंग प्राइस होती है। तो दोनों की कहानी, दोनों को कनेक्शन करने वाला एक ही बंदा था, उसका नाम था सेलिंग प्राइस। यहां पर लाके रुकना है ऐसे, और यहां पर आ गए, अब देना है दोनों का यार कंबाइन की, क्या कर सकते हैं, ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, तो नंबर कितना हो जाएगा 2x, और ये जो माइनस है वो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो प्लस आने के बाद में 4y में से y चला गया कितना, 3y, ये बन गया 3y। अब 3y बनने के बाद में सीधा सीधा यहां पर वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी ने पूछा x की वैल्यू कितनी, तो ये दूसरे का नंबर होता है x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी, 3, ये x की वैल्यू 3। तो यार y की वैल्यू कितनी, 2, y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमारे पास प्रॉपर नंबर है, x भी है, y भी है, सब कुछ आ गया। हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए दो ही चीज होती है, डिस्काउंट का नंबर और किसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, एमआरपी, बाकी कुछ नहीं लगता। तो बताओ हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट का नंबर जानना बहुत जरूरी है। तो बताओ डिस्काउंट कितना है, 4y, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 2। तो 4 इंटू 2 कितना, 8। तो मैं लिख दूंगा यहां पर 8 बना मेरा। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, ये बना 8 डिवाइडेड बाय एमआरपी। एमआरपी को देखेंगे, एमआरपी कितनी है 5x, x की वैल्यू कितनी है यार 3, 5 इंटू 3 कितना 15। तो यहां पर लिखूंगा 15, और जो भी नंबर आएगा इंटू क्या करूंगा 100। ये बन गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए तो सॉल्व करते समय 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 जार 5 कितना 20 जार, एंड 20 इंटू 8 कितना 160, एंड 160 डिवाइड बाय, सॉरी ना 160 है ना, 160 डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, 160 डिवाइड बाय 3। बताओ 160 डिवाइड बाय 3 व्हाट इज द आंसर, 160 डिवाइड बाय 3 सही ना। ठीक है, तो वो व्हाट इज द आंसर यार, क्या करेंगे 3 1 जार 3, 3 कितना 5 जार, 3 5 जार कितना 15, 15 जाने के बाद बचा कितना 1, 1 पे 0, 3 3 जार 53, 3 3 जार कितना 9, तो कितना बचा 1। तो 53 एंड 1/3 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, हाँ ऑप्शन बी, आईएमपी करना, बढ़िया कंटेंट है, अच्छा कनेक्शन है, कनेक्ट। ठीक है, आईएमपी कर दो। अब ये पहले कंटेंट इस आज के सेशन का जिसको लगा मजा आ रहा है। ठीक है, पहले वाले इसमें नहीं लग रहा था। ऑन अ सेलिंग ऑफ 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल सेल किया जा रहा है ऑफ रुपीज ऑफ 68, अ शॉपकीपर इनकोर अ लॉस ऑफ 25%, हाँ
40 आर्टिकल बेचा, कितने रुपीज में? 68 रुपीज में। शॉपकीपर कहता है लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ? 25%। ठीक है, अब 25% का लॉस हुआ। फिर कहता है हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर रुपीज ऑफ 51 रुपीज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाए तो कितने आर्टिकल बेचना चाहिए और कितने रुपीज में? 51 रुपीज में। घुमाया, थोड़ा सा अलग कंटेंट है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा था, मैंने कहा फॉर्मूला गिर्मूला के चक्कर में मत पड़ना, कंसेप्ट देखना कि क्या कर रहा है। पहले सोचो कि क्या क्या दिया है। एक आर्टिकल दिया, आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल नंबर, ये इतने नंबर बेचा, कितने प्राइस में सेल किया? तो बेचने की कीमत है ना, तो बेचने की कीमत को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, 68 रुपीज में 40 आर्टिकल बेच रहा है, तो मैंने पूछा एक की कीमत बताओ। हाँ, तो वो निकालेंगे ऐसे नॉर्मली, चलो वो भूल जाओ। 100 रुपीज में 5 चॉकलेट मिल रहे हैं, बेच रहा है आदमी 100 रुपीज में 5 चॉकलेट, एक चॉकलेट की कीमत बताओ। अब वो 20 बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, कैसे आता है? क्योंकि पैसे को आर्टिकल से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सही है ना, पैसे को आर्टिकल से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर पैसा कितने रुपए का है? 68। मैं देखो ऐसे लिखता हूं, 68 रुपए का पैसा है। कितने आर्टिकल? 40। तो ये बन गया एक आर्टिकल का पैसा, एक आर्टिकल का पैसा, बेचने का पैसा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ रही है सर, लेकिन सेलिंग प्राइस आते समय शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया यार। कितने का लॉस हुआ? 25। तो अब 25% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना? 75। मतलब लॉस मतलब माइनस करते हैं, तो यहां पर जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 75% बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ में आया? वो कह रहे कितने पैसे हमारे पास अभी? 51। कितने आर्टिकल बेचोगे? तो आर्टिकल तो नीचे आ रहा था डिनोमीटर में, तो मैंने ऐसे कहा 51 रुपए है, नंबर ऑफ आर्टिकल पता नहीं है, लेकिन इस केस में क्या करें, वो प्रॉफिट होना चाहिए। कितने रुपए का प्रॉफिट करा है? 12.5। तो 100 में 12.5 ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट है तो ऐड करना है, तो ये क्या आएगा? 112.5%। तो बस कहा कि एक्स की वैल्यू बता दो, ये था प्रेजेंटेशन। देखो मैथ्स खाली बहुत सिंपल है, पहला होता है गिवन क्या है, क्या करना है, और प्रेजेंट जिस समय आ गया तो आंसर बन जाता है। यहां तक है, किसी को डाउट है? चलो यहां पर आ गए। अब होता है आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला चक्कर है। मैंने कहा जहां जहां देखिए उसको डिवाइड कर देता हूं। 17 से ये भी डिवाइड होगा आपका, और 17 कितना? 4 हजार, ये भी होगा, तो ऊपर ऊपर ये नंबर। तो मैं दोनों को लेकर 17 से आराम से डिवाइड कर देता हूँ। ये 17 4 हजार मेरा, और ये 17 कितना? 3 हजार। यहां तक स्टेप क्लियर। फिर मुझे पता चला यार 4 से तो ऐसे भी डिवाइड होता है, 4 1 जार 4 कितना? 10 हजार, ये भी तो 4 से कट गया। अब ये, अब 10 ओवर इसको तो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 15 से ये डिवाइड हो जाएगा। 15 से, 15 से नहीं, लेकिन कोई नंबर है, 25 से डिवाइड होगा। 25 से कर सकेंगे डिवाइड पक्का? 25 से होगा। चलो 25 से ट्राई कर लेते हैं, देख ही लेते हैं 25। ठीक है, देखो हाँ 25 से तो हो ही जाएगा। 25 कितना? 3 हजार, और 25 100 4 हजार तो वही था है। ठीक है, 100 4 हजार 100 होता है, लेकिन अगर 125 होता तो 25 5 हजार होता। ये 125 से थोड़ा आधा ही है, तो कितना? 4.5। 4.5 आता ना? ठीक है, 0.5 का ही फर्क है, 4.5 आ गया। और 4.5 आने के बाद में पता चला यार 3 से भी तो 45 होता है। ठीक है, अगर मान लो 45 होता और 3 से डिवाइड करता तो कितना होता? 15। तो 1.5 होता है ये ज्यादा ज्यादा। चलो यहां तक भी आ गए। अब 1.5 बाद में पता चला 3 भी तो इसको डिवाइड करता है। ठीक है, अब 3 भी इसको डिवाइड करता है, तो ये कितना आ गया? 0.5 आ गया है। तो ठीक है, अब सब कुछ रुक गए, यहां पर आए और बाकी कुछ भी नहीं बचा है। इसके पास में 10 बचा है, इसके पास में 1/x बचा है, ये तो नंबर गायब ही हो गया। ये नंबर कितना बचा है? 0.5। देखो प्रेजेंट ऐसे कर रहा हूं, अब जो नंबर लिखे उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। नंबर मेरे पास है 1/10 का, इस साइड में नंबर है मेरे पास 1 का, यहां पर नंबर है 1/x का, और यहां पर नंबर है 0.5 का है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? डिवाइड जैसे चाहिए वैसे कर दो। ठीक है, अब जब नंबर को डिवाइड करूंगा, ये नंबर जाएगा ऊपर ऊपर चला जाएगा, और ये नंबर ऐसे आएगा, तो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय कितना? 10 इज इक्वल टू क्या आया? 1 डिवाइडेड बाय कितना? x। यहां तक स्टेप क्लियर? देखिए एक बात बता दो क्लियर कट, हाँ? इसके पहले जब मैंने भी सेशन लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता था जल्दी जल्दी पढ़ाओ, कंसेप्ट बता दो बच्चों को और आगे बढ़ जाए। मुझे कुछ दिनों से ऐसा रियलाइज हो रहा है कि खाली कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, कंसेप्ट तो वैसे भी होगा, डिटेल में डेप्थ में चले जाएंगे।
डेप्थ में जाने से फायदा क्या होगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम इतना डिफिकल्ट ना आए, लेकिन आप इतना गारंटी हो जाओगे कि जो क्लास में पढ़ा है उसके बाहर नहीं आए। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ये तो मुझे आज से आता सकता। ठीक है, और एग्जाम का रिजल्ट बहुत बेस्ट आएगा, ये गारंटी से कहता हूं। तो अभी बैच बनाते समय हर बैच को थोड़ा सा एक लेवल डिफिकल्टी करेंगे। और मेरा भी एज अ टीचर रोल, मेरा रोल क्या होगा, जितने भी मार्केट में लेटेस्ट कंटेंट चल रहा है उसको एनालिसिस करके आपके सामने परोस दो, एक जगह पर लाके थाली में रख दो कि बेटा ये ऐसे आता है। ठीक है, आपको देखना है कि कैसे कौन सा बन रहा है, नहीं समझ में आए वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कोई डिफिकल्ट वगैरह नाम का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। कि क्या है ना, लॉजिक बिल्ड करो कि यार क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, ऐसे समझेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ो, चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की ओर। ये देख, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन। हाँ, आर्टिकल दिया है और सेलिंग प्राइस ऑफ सेम। एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन अ 4 पेन इज द सेम एज डिस्काउंट गिवन ऑन द 3 पेन, discount given on the 3 pen. Then find the markup percentage with respect to cost price. Markup percentage, what is meant by markup percentage? मार्क प्राइस और किसके ऊपर, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कितने से ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, आप हो गए फिर 16 होगा ये तो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या होगा 20 होगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब 16 होती है, सेलिंग प्राइस उस समय कितना होता है, 20 होता है। डायरेक्ट रेशो में आता है। ठीक है, रेशो की बात कर लेते हैं सीधा, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आएगा, 16:20। बट 16 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, तो डिवाइड ही कर दो। डिवाइड करोगे तो रेशो क्या आएगा, 4/5। चलो यहां तक सभी को क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया कि प्रॉफिट ऑन अ 4 पेन इज द सेम एज डिस्काउंट ऑन द 3 पेन। अब 4 पेन का प्रॉफिट है, अब 4 पेन का प्रॉफिट है तो ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन अ 4 पेन। ठीक है, सेम एज द डिस्काउंट ऑन द कितने पेन में, 3 पेन। ऐसे आ गया, आर्टिकल है। तो बताओ प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, डिस्काउंट। प्रॉफिट का नंबर कितना, 3, और डिस्काउंट का नंबर कितना, 4। ये बना 3 बाय कितना, 4 का। चलो सर ये तो 3/4 का बन रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, P फॉर प्रॉफिट, D फॉर डिस्काउंट। चलो ये आ गया। अब हमें पूछा गया मार्कअप प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन चाहिए। एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, 1, तो 1 प्रॉफिट होगा। अरे ऐसे देखो, इसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 4 रुपए, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी, 5 रुपए, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो 1 प्रॉफिट होना चाहिए, इसमें 1 लग रहा है क्या, नहीं। और गड़बड़ क्या हो रही पता है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये रिलेशन किसके साथ बना रहा है, डिस्काउंट के साथ, तो कंबाइन करते समय मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4x, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 5x। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4x, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 5x। प्रॉफिट की वैल्यू इसको अलग लिखना पड़ेगा, 3y। ठीक है, तो डिस्काउंट की वैल्यू 4y, डिस्काउंट की वैल्यू 4y, y एक्स वाई जेड में चले जाए, क्योंकि रेशो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। तो अब लाइन को उठाएंगे, अब लाइन को आएंगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, 3y। 3y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5x माइनस कितना, 5, सॉरी यार, डायरेक्टली माइनस कर दो चलेगा, ये दोनों का माइनस ही कर देंगे ना। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस, x। तो 3y बरोबर x, 3y बरोबर x। ये स्टेप समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बता दो यार। 3y बरोबर क्या आ गया, x आ गया, क्योंकि x और y का तो रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। 3y बरोबर x आ गया, तो मैंने पूछा कि बताओ y की वैल्यू कितनी, 1, और x की वैल्यू कितनी, 3। तो x की वैल्यू 3 है, और जब y की वैल्यू 1 होती है, ये आया x और y का रिलेशन। इस हिसाब से अब डायरेक्टली सवाल पे आता हूं। इस हिसाब से हमें क्या चाहिए, मार्कअप प्राइस, और कौन सी प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए कि नहीं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वाला वर्ड कहां पर दिखाई दे रहा है, 4x, x की वैल्यू कितनी है, 3, 3 इंटू 4 कितना, 12। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपए। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 12 रुपए। ये स्टेप समझ में, कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज। अब आते हैं मार्कअप प्राइस, मार्कअप मतलब मार्क प्राइस, बट मार्क प्राइस तो कहीं पर लिखा ही नहीं है सर। तो मार्क प्राइस क्या होता है,
मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जाता है तो सेलिंग प्राइस आता है, लेकिन जो डिस्काउंट गया वो इधर प्लस होगा सेलिंग प्राइस में, तो मार्क प्राइस मिल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हाँ, ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 5 इंटू एक्स, 5 इंटू कितना 3, 5 इंटू 3 कितना 15, 15 आया और 15 में डिस्काउंट को ऐड करेंगे, 15 में डिस्काउंट कितना है 4, क्योंकि वाई की वैल्यू तो वही है, 15 प्लस 4 कितना 9, तो एमआरपी है 9 का, सॉरी एमआरपी कितना 19 का। तो सवाल पूछा 19 रुपए 12 रुपए के कितने परसेंट होते हैं। हाँ, मार्कअप परसेंट, फाइंड द मार्कअप प्राइस, मोर वगैरह लगा दिया, सपोज मान लो मोर लगा रहा हूं मैं अभी, हाँ ऐसा लग रहा है मोर लगा रहा हूं, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 7 का, 7 डिवाइड बाय क्या करते 12 इंटू 100, अब 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करेंगे तो अलग आएगा, और 19 डिवाइड बाय, देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, मोर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, देखो दोबारा स्टार्टिंग से बता देता हूं कैसे कर रहे हैं हम लोग, हमेशा क्या कर रहे हैं, इनका रेशियो लाया 4:5, दूसरे का रेशियो आया 3:4, आ गया रेशियो, गड़बड़ क्या हुई, इनमें कोई ऐसा कॉमन ही नहीं है जिसको मैं बांध के चलूं दोनों को सेम कर दूं, तो जब सेम ही नहीं है तो क्या है, इसकी वैल्यू 4x, इसकी वैल्यू 5x, इसकी वैल्यू 3y, इसकी वैल्यू 4y। अब अपने हिसाब से हम लोग बनाएंगे, फिर क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉफिट बताए ना आपको, प्रॉफिट कितने रुपए का है 3y, बट प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए की है 5x, कॉस्ट प्राइस कितना है 4x, डिफरेंस कितना x रुपए का, तो x बरोबर 3y, तो x की कीमत 3 और y की कीमत 1, तो ये आ गया x की कीमत 3, y की कीमत 1, तो यहां से मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस कितना था 4x, तो 4 इंटू 3 कितना 12 रुपए का कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है एमआरपी होता है, तो एमआरपी में क्या लिखेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 5x थी, 5 इंटू 3 कितना 15, और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 4y, 4 इंटू 1 कितना 4, 15 प्लस 4 कितना 19, तो हमारा एमआरपी हो गया 19। तो सवाल था कि जो 19 रुपीज है वो कॉस्ट प्राइस से कितने से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, तो 7 रुपए ज्यादा है, बट 7 रुपए ज्यादा है कब 12 के ऊपर, तो 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करो, आंसर आएगा 58.1 तक, ये वाला नंबर आईएमपी कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, और ये गारंटी है इसके बाहर नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है आपको, जो क्लास नोट्स या बुक वगैरह दी जाएगी पढ़ाई मत करो आप, खाली जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ही पढ़ लो, ठीक है, वही उसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं खुद ही रिसर्च करने जा रहा हूं, अभी हम लोग सभी कंटिन्यू वैसे बना रहे हैं, तो मेन मुद्दा यही है कि क्लास के नोट्स रेफर करके जाएंगे। बैच का नाम क्या रखा है मैंने, बैच का नाम रखा है फंडामेंटल एंड अरिथमेटिक, फंडामेंटल एंड अरिथमेटिक इस वजह से, हाँ कोड क्या बताया गया वहां पर देखियो FM8Z6A, ठीक है, ये देखो ये कोड है, एंटर करो बैच में जाने के बाद, कोड बता रहा हूं वहां पर क्या है आपकी बैच का, देखो ये कोड है यार प्लीज, हाँ FM, उसके बाद में 8Z6A, ऐसा कोड है, देखो ये कोड है प्लीज, हाँ ऐड करता हूं, सभी ने ऐड कीजिएगा, FM8Z6A। प्रॉफिट एंड लॉस का 2 वीडियोस आपको नजर आएगा, सही है, उसमें 2 वीडियोस है, प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा लेक्चर अपलोड करता हूं, उसी के साथ में जो सर ने परसेंटेज पढ़ा है और मैंने परसेंटेज पढ़ा वो भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको देखना है, ठीक है, चले तो रुके फिर यहां पर, ठीक है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूंगा, इस वीक में प्रॉफिट एंड लॉस कल, हाँ तो ट्राई करते इस वीक में हो जाए, नहीं तो अगले वीक में कंटिन्यू जरूर हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू, ऑनलाइन में प्लीज चेक कर लीजिएगा।